Hello students, myself Vijayashree Acharya. I welcome you on Envira Online School. Today we will start chapter first Understanding Diversity का पार्ट 3। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में किन किन टाइप से डाइवर्सिटी होती है, तो उस सारी डाइवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा है। तो डाइवर्सिटी से हम क्या करेंगे कि हमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ मिल जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या आती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो कंटिन्यू करते हैं डाइवर्सिटी इन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट थर्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया कि भारत में विविधता। इंडिया यानी भारत, डाइवर्सिटी यानी विविधता, अनेकता या विभिन्नता, कुछ भी कह सकते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज कि भारत देश है कैसा, बहुत सारी डाइवर्सिटीज का, भिन्नताओं का, अनेकताओं का देश है। कौन? भारत। वी स्पीक जहाँ बोली जाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं अलग अलग। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के खाने भी खाए जाते हैं। वेरियस यानी भिन्न भिन्न, टाइप्स यानी प्रकार के, फूड यानी खाना, कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के खाने भी खाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट भी करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन और बहुत सारे रिलीजन यानी धर्मों को भी पालन करते हैं। बट एक्चुअली लेकिन सचमुच में क्या होता है? इफ़ यू थिंक, अगर आप सोच सकते हो, अगर तुम सोच सकते हो अबाउट इट, इस बारे में, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सपेक्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। तो अगर आप सोच भी सकते हैं गहराई से कि वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं, कि काम सब तरीके से होगा, लेकिन क्या होगा कि उसको करने का तरीका अलग अलग होगा। कि काम सब एक ही करेंगे पर उसको करने का तरीका अलग होगा। उस समय उस चीज़ को सोचने की जो शक्ति होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? तो हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं? एक्सप्लेन करना, समझना। एक्सप्लेन करना, बताना, कि हाउ यानी कैसे, एक्सप्लेन यानी बताना, समझाना डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को। अ लिटिल मोर देन 200 years ago कि करीब 200 सालों पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, और भी पहले, जब ट्रेन्स यानी कि रेलें, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, बस और कार बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लिव्स कि करीब 200 सालों पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी। क्योंकि पहले तो क्या, इंसान पैदल ही घूम करके अपने सारे काम खुद ही करता था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेंशन होते चले गए। तो और उन्हीं इन्वेंशंस का नतीजा है कि हमें आज कहीं भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हम कुछ ही मिनटों में पूरी कर लेते हैं, जैसे कार के द्वारा, बस के द्वारा, और भी बात, जैसे दूसरे किसी देश में जाना है तो एरोप्लेन से, या फिर अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जाना है तो कम समय में हम उन दूरियों को पार कर लेते हैं। तो पहले के समय में क्या था कि 200 years ago ऐसा, मतलब कि इतनी फैसिलिटी हमारे पास में नहीं थी। पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। तो तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक यात्रा करते थे। कैसे करते थे? इन शिप, जहाज़ों के द्वारा, ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर, ऑन कैमल्स, ऊँटों पर, और ऑन फुट, और अपने पैदल चल करके। तब मतलब कि पहले जैसे जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन में का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग क्या करते थे
कि इस वर्ल्ड में सब तरफ घूमते थे, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो ऊंट पर जाएं, घुड़सवारी करके जाएं, चाहे पैदल जाएं या जहाज के द्वारा जाएं, तब भी क्या करते थे, लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो लिस्ट एटलीस्ट, तो आपको एक देखो एक लिस्ट है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट वेज कि 3 तरीके बता रहे हैं इन विच पीपुल इन इंडिया डू द फॉलोइंग वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। तो भारत के लोग विविध प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से नीचे लिखे हुए काम कैसे करते थे, हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। और यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके भी आपको बताने हैं कि और किन किन तरीके से वो इंसान वो काम किया करते थे। देखो फर्स्ट है डिफरेंट वे, अलग तरीका, इन विच पीपुल प्रे, प्रेयर करने का तरीका। प्रेयर करने मतलब कि लोग पहले के टाइम में किस तरीके से प्रेयर करते थे, प्रे करना, प्रार्थना करना, कि पुराने समय में लोग बागों का प्रे करने का तरीका किस किस तरीके का होता था। थ्रू सिंगिंग हम, यानी कि भक्ति गीत गाना, हम यानी भक्ति, सिंगिंग गाना, तो भक्ति गीत गा करके करते थे। फिर क्या करते थे कि लोग बाग क्या करते थे, भजन गाते थे, कि भाई भजन मंडलियाँ होती थी तो भजन के द्वारा भी वो काम किया करते थे। फिर क्या था कि जैसे मॉम डांस है, तो मॉम डांस क्या करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीका होता था सबकी पूजा करने का, कि कोई नमाज पढ़ रहा है, ऐसे डिफरेंट वे। सेकंड क्या बताना है, डिफरेंट वे, अलग तरीका बताना है, इन विच पीपुल गेट मैरिड, कि भाई शादी के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कि जैसे जैसे जो जो रिलीजन होते हैं उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि वैसे उसी तरीके से वहाँ पर वो शादियाँ भी की जाती हैं, कि जैसा रिलीजन है वैसा ही उसी रूप में शादी का अपनी एक वैरायटी होगी। तो जैसे मॉम डांस होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, निकाह करते हैं। मॉम डांस क्या करते हैं, निकाह करते हैं। थ्रू सिंगिंग ए रजिस्टर इन द कोर्ट, और कुछ लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में जाकर के साइन कर देंगे और ये मैरिज हो गई। और कुछ लोग क्या करते हैं, टेंपल में जाते हैं, टेंपल में जाकर के फिर पूजा, फिर शादी कर लेंगे। तो सबका क्या अपना एक, और कुछ लोग क्या है, जैसे यहाँ ये निकाह ना करके यहाँ अरेंज मैरिज लिख दो, तो अरेंज मैरिज में भी क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि टेंपल में जो मैरिज करेंगे ना, तो देखो यहाँ लिख देते हैं अरेंज मैरिज, कि उसमें क्या सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है। कोर्ट में तो क्या है कि जो उनके फेवर में है केवल वही वहाँ उनके साथ जाकर के सिग्नेचर करेंगे, और कुछ होते हैं जो टेंपल में जाके पूजा कर लेते हैं पुजारी के सामने। थर्ड है, फर्स्ट अपन ने देख लिया प्रे करने का तरीका, सेकंड हमने देखा मैरिज, थर्ड डिफरेंट वे होता है विच पीपुल ड्रेस, कि भाई अलग अलग टाइप के कौन कौन से कपड़े होते हैं। तो एक होता है सलवार सूट, जो कि क्या है अधिकतम मात्रा में जैसे मॉम डांस हैं, और कौन पहनते हैं, पंजाबी लोग सलवार सूट पहनते हैं। और फिर है क्या बोलते हैं कुर्ता पजामा, तो कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है जो जेंट्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। और थर्ड है जैसे मणिपुर वुमेन वियर है पैनक, तो जो मणिपुर की जो औरतें होती है वो क्या पहनती हैं, फनेक पहनती हैं। तो मतलब कि क्या है कि अलग अलग जिस तरीके से आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ पे ड्रेसेस भी चेंज हो जाएगी, वहाँ खाना पीना सब कुछ चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। खाना पीना, बोलना, पढ़ने का, मतलब कि प्रे करने का तरीका, हर एक इंसान के मैरिज करने का तरीका, तो सबके रूल्स और रेगुलेशंस एरिया वाइज भी चेंज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखो डिफरेंट वेज इन विच पीपुल ग्रीट ईच अदर,
ग्रीट करना, अभिवादन करना, जैसे कोई बोलता है नमस्ते, है ना, कोई करता है सलाम, सलाम कर दिया, नमस्ते कर दिया, कोई गुड मॉर्निंग करेगा, कोई राम राम करेगा, है ना। तो इस हिसाब से अपने को ग्रीट, एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका भी अलग अलग होता है कि कोई हरिओम बोलता है, कोई सलाम अलैकुम बोल रहा है। इन झारखंड, और झारखंड में मैनी एडवाइजेस से जौहर टू ग्रीट ईच अदर। और झारखंड में क्या होता है, जहाँ पर एडवाइजेस यानी कि आदिवासी क्या होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक दूसरे का अभिवादन किस तरीके से करते हैं, जौहर के द्वारा। जौहर वो क्या बोलते हैं, ये झुक करके एक दूसरे को जौहर बोलते हैं। तो इस तरीके से सबका एक दूसरे को अभिवादन करने का तरीका भी अलग हो जाता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपुल कुक राइस, कि अलग अलग तरीक़ों से लोग क्या करते हैं, खाना भी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कि चावल सब लोग अलग अलग टाइप से बनाते हैं। बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल, कि जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बिरयानी कैसे बनाते हैं, उसमें मीट के भी कुछ टुकड़े होते हैं और कुछ वेजिटेबल होती है, फिर उस राइस को बनाया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिरयानी। फिर क्या कहेंगे कि कुछ लोग क्या बनाते हैं, जैसे बोलते क्या, नमकीन चावल। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सिंपल राइस होते हैं ना, उन राइस में क्या करते हैं, लेमन राइस, उसमें नींबू मिला कर दिया। और कुछ लोग होते हैं जो शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर राइस। तो इस हिसाब से उसमें मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आने से उसमें डाइवर्सिटी अपने आप ऐड हो जाती है। म्यूजिक देखो, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड। अक्सर हम जैसे किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, सर्च करते हैं, और न्यू प्लेसेस, बहुत सारे नए स्थानों को, टू सेटल इन, जहाँ पर जाकर के हम बसने वाले हैं या वहाँ निवास करने वाले हैं, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद। और कुछ लोग क्या होते हैं, व्यापार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और कई बार होता है कि भाई जैसे पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पेरेंट्स को जाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाना है तो उनको अपना सेटलमेंट दूसरी जगह सेट करना पड़ेगा। एंड बिकॉज, और क्योंकि, इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, तो इस तरीके से यात्रा में बहुत समय लग जाता है। वन दे गॉट टू अ प्लेस, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते हैं। पीपुल स्टे करना, ठहरना, स्टे करना यानी कि ठहरना। पीपल क्या कर जाते हैं, स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं, देयर वहाँ, ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और अक्सर क्या होता है कि जहाँ अगर हम ट्रेड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सेटल हो गए हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा कर के, तो वहाँ काफ़ी समय तक रुक जाते हैं। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम, बहुत सारे लोग नई जगह पे बहुत समय तक रुक जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बिकॉज देयर आर फेमिनीज, फेमिनीज यानी कि अकाल। फेमिनीज क्या होता है, अकाल। और कई बार क्या होता है कि कोई तो व्यापार के लिए गया, कोई पढ़ाई के लिए गया, और कई बार हो जाता है कि हमारे एरिया में क्या हो जाता है, फेमिनीज यानी कि अकाल पड़ जाता है। एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट टू ईट इनफ टू ईट। और कई बार क्या होता है, सूखा, ड्रॉट यानी कि सूखा, और फेमिनीज यानी कि अकाल। तो सूखे और अकाल की स्थिति में भी क्या होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के रहने लगते हैं। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, और कुछ लोग होते हैं जो वर्क यानी कि काम की तलाश में। while others left because there was a war,
और कुछ लोग काम की तलाश में जाते हैं, और कुछ लोग युद्ध के कारण भी अपना घर छोड़ देते हैं, या कई बार होता है कि कोई प्राकृतिक आपदा के जैसे अकाल और सूखा हुआ, इसके अलावा कभी बाढ़ आ गई, तो भी क्या हुआ कि इंसान है ना अपना घर छोड़ करके उसको जाना उसकी क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे मजबूरी हुई और उसे जाना पड़ा, तो भी क्या हो गया कि हमको दूसरी जगह जा करके कुछ डाइवर्स मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। और कई बार, और इन सब सिचुएशंस में क्या कि कई बार इंसान है ना अपना घर बार छोड़ करके वहीं पर काफ़ी ज़्यादा समय तक रह जाता है। समटाइम्स, कुछ समय बाद, एज दे बिगिन टू मेक देयर होम, और लोग जब नई जगह में जाकर के बसना शुरू करते हैं, इन न्यू प्लेसेस, नए स्थान पर, पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स, तो धीरे धीरे उनके रहन सहन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता चला जाता है, क्योंकि जो जहाँ रह रहा है तो वहाँ का वो कुछ ना कुछ तो नया सीखता है, और वो वहाँ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ के अकॉर्डिंग रहने से भी क्या होगा कि धीरे धीरे उसका काम आसान हो जाएगा, वो उस तरीके से ही वहाँ पर रहना उठना बैठना सीख जाएगा। दे मैनेज्ड, वो मैनेज कर पाता है, टू डू थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को, इन द ओल्ड वेज, कि बहुत सारे जैसे पुराना तरीके हैं तो पुराने तरीकों से वो काम करना सीखता जाता है। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, कि जिस तरह के जैसे कि उनकी भाषा है, लैंग्वेजेस यानी भाषा, फूड यानी खाना, तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी जाकर के बसेगा तो वो वहाँ जाकर के वहाँ की भाषा सीखेगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे वहाँ का खाना किस टाइप का है वो सीखेगा, वहाँ का म्यूज़िक कैसा है वो सीखेगा। बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, और उसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें उसमें नई शामिल हो जाएंगी और कुछ पुरानी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। पुरानी चीज़ें कौन सी होंगी कि जो जहाँ से वो आया है वहाँ की कुछ चीज़ें होंगी, और कुछ चीज़ें कौन सी होंगी जो कि उसने वहाँ आकर के नहीं सीखी है, वो वाली। रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, उसमें नया और पुराना मिक्स होगा, उसके जो धर्म होगा, उसका जो म्यूज़िक संगीत होगा, उसकी भाषा होगी, उसका खाना होगा, उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, तो इससे क्या होगा कि उसका पुराना और नया, मतलब कि उसकी संस्कृति में, नई जगह की संस्कृति में मतलब कि आदान प्रदान होगा कि भाई उसने कुछ नया सिखाया और हमने कुछ नया सीखा। ऐसा थोड़ी होगा कि केवल हम सीखेंगे, हम अगलों को भी तो कुछ ना कुछ सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे में भी तो डाइवर्सिटी है। केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, तो हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया आएगा और हम किसी और को कुछ नया सिखाएंगे। कि क्योंकि जब भी हम बातचीत भी करते हैं तो भी हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, और दूसरा कहेगा नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हम ये वाला त्योहार ऐसे बनाते हैं या ये वाला खाना ऐसे बनाते हैं, तो अगला अपने आप बोलेगा कि नहीं हम तो ऐसे बनाते हैं, हमें तो ऐसा पसंद आता है। तो हम क्या कहेंगे कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो क्या हो गया कि हमने कुछ सीखा। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस, कि जो इतिहास है वो क्या सिखाता है कि अलग अलग क्षेत्रों के बारे में दिखाता है, शो करता है। हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, और हिस्ट्री में क्या बताता है कि बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में भी हमें किससे जानकारी मिलती है, हिस्ट्री से जानकारी मिलती है। इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस यानी कि प्रभाव, कि हर एक कल्चर का अपना एक प्रभाव होता है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रभाव के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर चेंजेस आते चले जाते हैं। हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। किस क्षेत्र में मदद करती हैं कि अगर अलग अलग क्षेत्रों से हम इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस किस टाइप के लोग वहाँ की संस्कृतियों के प्रभाव ने वहाँ के जीवन को आकार देने में या उसको आगे बढ़ाने में किस तरीके से
योगदान किया है या उसकी हेल्प की है। शेप लाइफ, उनके जीवन को आकार प्रदान किया है। किसने? वहाँ के कल्चर ने। उसकी कल्चर के प्रभाव से आप में कहाँ कितना चेंज आया है वो हम किसके माध्यम से देखते हैं? हिस्ट्री के माध्यम से देखते हैं। थस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स। तो जो हमारा जो रीजन है, हमारा जो क्षेत्र है, वो कैसा है? बहुत डाइवर्स है, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज। कि वो ऐतिहासिक तौर पर भी क्या है? बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। इस तरह से कई तरह के क्षेत्र विशिष्ट इतिहास के हिस्सा बन जाते हैं। क्यों? यूनिक यानी कि सबसे अलग, हिस्टोरियज यानी कि इतिहास का हिस्सा। हिस्टोरी क्या? हिस्ट्री से ही बना है हिस्टोरीज। तो इससे भी क्या हो गया कि हिस्ट्री से हमने बहुत कुछ नया भी सीखते हैं, क्योंकि वहाँ के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इससे भी क्या होता है कि धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह कोई व्यक्ति गया तो उसमें डाइवर्सिटी आएगी, वो कुछ न कुछ नया सीखेगा। सिमिलरली, सामान्य रूप में, साधारणतया डाइवर्सिटी also comes about when people adapted their lives to the geographical area in which they live। कि ठीक जोग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक स्थितियां भी ठीक वैसे ही भौगोलिक स्थितियां भी कैसी होती हैं कि किस प्रकार से हम उसमें सामंजस्य बना पाते हैं, कि हम कैसे उसको अडॉप्ट कर पाते हैं कि भाई यहाँ का जोग्राफिकल एरिया है, ऐसा है, तो हमें इस टाइप से यहाँ रहना है। जैसे समंदर के किनारे जिस तरीके से लोग रहते हैं, वैसे के वैसे पहाड़ों के किनारे रहने वाले लोग नहीं होते हैं। और लैंड पर रहने वाले लोगों का भी जो अपना तरीका, मतलब कि सबका अपना अपना तरीका होता है, कि सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया में रहते हैं, चाहे वो भौगोलिक तौर पर हो, चाहे सांस्कृतिक तौर पर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिविंग नियर द सी, कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि जो लोग रहते हैं समंदर के किनारे, इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो अधिकतम, मतलब कि उनका खान पान भी कैसा होगा कि अधिकतम मात्रा में वो क्या खाएंगे? मांस मच्छी खाएंगे। फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन्स एरिया, और उनका रहने का तरीका किससे डिफरेंट होगा? कि जो भी पहाड़ों के किनारे पर लोग रहते हैं उनसे उनका रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। कि भौगोलिक क्षेत्र में जैसे समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं और पहाड़ों के किनारे रहने वाले लोग हैं, या उस एरिया के जो लोग हैं, उन दोनों के रहने का तरीका, उनके खान पान का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। नॉट ओनली, ना केवल डू पीपुल हैव डिफरेंट, कि ना केवल लोग ही डिफरेंट होंगे, बल्कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? क्लॉथिंग, उनके पहनावा, उनके जो कपड़े होंगे वो भी अलग होंगे। कि जो पहाड़ों के किनारे रह रहे हैं वहाँ के कपड़े अलग होंगे, जबकि जो समंदर के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके कपड़ों में काफ़ी डिफरेंस होगा। एंड ईटिंग हैबिट्स, उनके खाने के तरीके में, उनकी जो खाने की आदतें हैं उनमें भी काफ़ी अंतर होगा। तो मतलब आपको समझ में आ रही है ना कि जिस तरीके से जोग्राफिकल एरिया में चेंजेस आते हैं, तो हर एरिया में ऐसे काफ़ी सारी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। तो उसी अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उसमें काम करता रहता है, कि वो उससे जुड़ा हुआ होता है, तो मतलब कि उसको पता है कि कब क्या होना है, उस अकॉर्डिंग वो अपनी फसल भी उगाएगा, अपना खाना वगैरह तैयार करेगा, अपने उसका पहनावा उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। इन सिटीज़, जैसे कि शहरों में, इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल, कि सिटीज़ में ऑफन यानी कि अक्सर, इजी यानी आराम से, टू फॉरगेट लोग भूल जाते हैं, हाउ क्लोजली पीपल लिव्स, कि जिसके भी हम मतलब कि पड़ोस में रहते हैं, जो शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन भी कैसा है, कि ऐसा भौतिक टाइप का बना हुआ है। लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग,
कि उनका जो जीवन है वो किससे बना हुआ है, भौतिक वातावरण से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सिटीज़ में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो अधिकतम मात्रा में किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मैन मेड थिंग्स का यूज़ करते हैं, और आराम पसंद होते हैं कि हम जहाँ तक हों, मतलब कि वो इन्वेंशन भी इस हिसाब से करते हैं या उन चीज़ों का परचेज भी उस हिसाब से करते हैं कि हमें सब चीज़ें ईजी वे में अवेलेबल हो जाएं और हम कम से कम परेशान हों। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी, क्योंकि शहर में क्या होता है, पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन। क्योंकि क्या होता है कि शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरीके से जुड़ा हुआ है या अलग है। वो ये भूल जाते हैं कि शहरों में लोग कैसे हैं, अपनी सब्जी और अनाज उगाते हैं। इंस्टेड, शायद, दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड, कि शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अधिकतम मात्रा में किस तरह के फूड पे डिपेंड रहेंगे कि जो मार्केट टू बाय, कि जो बाजार से खरीद करके ले आए। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इस सब्जी को या इस दाल को या इस अनाज को हम खुद ग्रो करें या उगाएं। वो ये नहीं सोचेंगे, वो क्या कहेंगे कि नहीं, मार्केट जाकर के ले आएंगे, सिंपल। तो ये वाली थिंग किसकी होती है, सिटीज़ वाले लोगों की होती है। एंड अदर गुड्स दैट दे नीड, तो ऐसे ही वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर होते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हाँ, अपने आस पड़ोस में, मतलब कि खेत में, जो गांव के लोग होते हैं वो किसान ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और क्या बोलते हैं कि अपने घर में ही थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह उगा लेंगे, या क्या बोलते हैं, एक दूसरे को मतलब कि चीज़ दे करके फिर अपना काम कर लिया। तो उनकी सोच इतनी नहीं होती है कि हम कोई भी चीज़ मार्केट जा करके ले आएं। जबकि सिटीज़ के जो लोग होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, मार्केट पर डिपेंड होते हैं कि वहाँ जा करके हम खाने की चीज़ें हम इजी वे में ला सकते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर होते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो कोशिश करते हैं, समझते हैं, व्हाट वी मीन, इसका मतलब, when we say that historical and geographical factor। तो आइए भारत के हम दो हिस्सों को समझते हैं, जिसमें कि क्या है, एक का तो हिस्टोरिकल एरिया है और दूसरा जोग्राफिकल एरिया है, उसका वो घटक है, इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव कैसा है, द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, और उसका उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र की विविधता या डाइवर्सिटी पर उसके हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स का असर पड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, किसका, हिस्टोरिकल एरिया का और जोग्राफिकल एरिया का इन्फ्लुएंस कितना है। तो इसके द्वारा हमें पता चलेगा। वी कैन डू दिस by reading about life in two different parts of the country। तो हम क्या कंट्री के दो भागों को लेते हैं कि दोनों का क्या है, एक तो कैसी है, हिस्टोरिकल वे में अलग है और एक जोग्राफिकल वे में अलग है। तो ऐसे दो पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है केरला और सेकंड है लद्दाख। कौन से दो हिस्से लिए, फर्स्ट केरला और सेकंड लद्दाख। तो लुक एट द मैप, आप एक नक्शा देखिए, मैप देखिए। इंडिया इज एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। क्या आप अपना इंडिया का नक्शा देखिए या मैप देखिए, उसमें किस में देखेंगे आप, एटलस में देखेंगे, और क्या देखेंगे कि हमारे इंडिया में केरला कहाँ है और लद्दाख कहाँ है। तो उससे क्या हमें आइडिया हो जाएगा कि लद्दाख और केरला किस किस जगह पे है, तो और उनमें क्या क्या चेंजेस हमें भी देखने के लिए मिलेंगे।
कैन यू लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है 3 ways, 3 तरीकों से, in which the different geographical location of these 2 regions would influences the following। तो आपको ये दोनों क्षेत्र कहाँ देखने हैं, एटलस में देखने हैं, और इन दोनों क्षेत्रों की जो जोग्राफिकल सिचुएशंस हैं वहाँ का, जैसे खान पीना है, भोजन है, कपड़ा है, तो उनका जो क्षेत्र है और वो वहाँ किस तरह का बिजनेस करते हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस को, उन सब के इन्फ्लुएंसेस की लिस्ट आपको बनानी है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव बताइए हैं अभी आपको। देखो फर्स्ट लिस्ट किसकी है, फूड पीपुल ईट, कि वहाँ के लोग कैसा खाना खाते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि भाई केरला के लोग किस तरीके का खाना बनाते हैं या खाते हैं। सेकंड आपको बताना है द क्लॉथ्स दे वियर, कि किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। कि पहला तो आपको खाने की लिस्ट बनानी है, दूसरा कपड़े पहनने की लिस्ट बनानी है। फिर थर्ड है द वर्क दे डू, कि वो किस तरीके का वर्क करते हैं। कि भाई सब जगह एक ही तरीके का वर्क थोड़ी होता है, सब जगह अलग अलग तरीके का वर्क होता है, तो उसी की लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है। लद्दाख इज अ डेजर्ट, तो देखो आपको इसमें बताया है कि लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। डेजर्ट क्या है, रेगिस्तान है। इन द माउंटेन, जहां पर क्या है, पहाड़ है। इन द ईस्ट ऑफ जम्मू, और जो किसके ईस्ट में है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। कौन है, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में लद्दाख है, जो कि एक डेजर्ट है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, वहाँ पर बहुत ही सीमित या कम मात्रा में एग्रीकल्चर यानी खेती का काम किया जाता है। इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव, तो यहाँ पर बहुत कम मात्रा में खेती संभव हो पाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश भी बहुत कम होती है। रीजन यानी क्षेत्र, डज नॉट रिसीव एनी रेन, तो यहाँ पर खेती भी कम होती है क्योंकि ये पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बारिश भी बहुत कम मात्रा में होती है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और यह इलाका पूरा मतलब कि हर साल काफ़ी लंबे समय तक किससे ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। द लार्ज पार्ट ऑफ ईयर, स्नो यानी बर्फ। स्नो क्या होती है, बर्फ होती है, कि ये इसका बहुत सारा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कि उगते ही कम है। दैट कैन ग्रो इन द रीजन, तो बहुत कम उग पाते हैं। हाँ, तो रेगिस्तानी इलाका होने के कारण और पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या है कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी कम मात्रा में उगते हैं, और साल का अधिकतम यहाँ पर खेती भी बहुत कम मात्रा में होती है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये यहाँ पर बारिश भी कम होती है, और यह अधिकतम स्नो से लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर बहुत सारे बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है। ये इलाका हर साल काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो क्या है कि एग्रीकल्चर का काम अपने आप ही कम हो गया। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पीने का पानी। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, मेल्ट करना, पिघलना। मेल्टिंग क्या होता है कि लोग बाग यहाँ पीने के पानी के लिए बर्फ़ के मेल्ट होने का वेट करते हैं कि बर्फ़ पिघले तो फिर हम उस पानी को पीने में यूज़ लेंगे। उस पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं वहाँ के लोग। ड्यूरिंग द समर मंथ, कौन सा समर मंथ, गर्मियों के मौसम, मतलब कि गर्मियों का जब महीना आता है उस दौरान पीपुल हियर कीप शीप एंड गॉट,
तो गर्मियों के मौसम में यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, बकरी और शीप यानी भेड़। द गॉड्स इन द रीजन आर स्पेशल, और जो बकरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ खास टाइप की होती हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस, क्योंकि वो क्या देती हैं, वहाँ की जो बकरियाँ हैं, जो भेड़ें हैं, वो एक खास तरीके का उत्पादन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। किसका? पश्मीना वूल, कि उनके शरीर की जो बाल होते हैं ना, जो वूल होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, उसको पश्मीना नाम से जानते हैं। उससे क्या होता है कि शॉलें बनाई जाती हैं जो कि पूरे इंडिया में सेल होती हैं। उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटी यही होती है कि उसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। कौन सी? पश्मीना जो शॉलें होती हैं वो। दिस वूल, इस ऊन को, इज प्राइज्ड इन पश्मीना शॉल्स, तो इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी ही प्राइज्ड यानी कि महंगी होती है, प्राइज्ड होती है, महंगी होती है। कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, और काफ़ी बड़े पैमाने पर, मतलब कि बड़ी मात्रा में उस पश्मीना शॉल के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, तो जो लद्दाख के जो लोग होते हैं वो बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से उस ऊन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कौन? जो लद्दाख के लोग होते हैं वो। तो उससे क्या होगा कि लद्दाख के लोग उसको अधिकतम मात्रा में, कम से कम इकट्ठी कर करके फिर उसकी शॉलें बनाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, बहुत अच्छे दामों पर उनको बेचा जाता है। एंड सेल दिस टू traders from Kashmir. Pashmina shawl are chiefly woven in Kashmir. तो बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं वो पश्मीना शॉलों की जो बुनाई करते हैं और कुछ लोग उनको सेल करने का काम करते हैं। तो बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों को बेच देते हैं। उन व्यापारियों के द्वारा वो ऊन जो होती है वो उन लोगों को दी जाती है जो कि पश्मीना शॉलें बनाने का काम करते हैं, और उन पश्मीना शॉलों के बनने पर वो जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उससे एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके उनको बेचने का काम उन ट्रेडर्स का होता है। तो इस तरीके से देखो कि लद्दाख में बहुत सारे काम ईजी वे में, जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह का काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ की जो गॉड्स और शिप्स हैं उनकी वूल के ज़रिए भी हम बहुत सारे काम इजी वे में कर सकते हैं। सो लेट्स पार्ट 3 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 3 इज कंप्लीटेड हियर। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। थैंक यू।